सबसे ज़्यादा मैंने जिस चीज़ पे फोकस किया था वो था कंसिस्टेंसी। मतलब जिस दिन मेरा मन नहीं भी कर रहा या जिस दिन ऑफिस से टाइम नहीं मिल रहा, उस दिन भी 1-2 घंटे तो मुझे करना ही है। 2 आवर का पेपर है, ठीक है। इन 2 आवर के बाद आपका लास्ट सेक्शन होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो वहाँ तक जाते जाते वो ड्रेन हो जाता है। तो आपने अपने आप को कैसे सेटअप किया कि यार मैं लास्ट तक जाते जाते वो एक माइंडसेट रखूंगी और जिससे मैं क्वांट में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाऊँ? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एसपी का था और तब तक मैं बहुत लाइटली ले रही थी इंटरव्यू को। मुझे लगा था कि परसेंटाइल आ गई काफ़ी है, और एसपी का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब गया। मुझे राउंड 1 के बाद में बुलाया नहीं गया। तो तभी मुझे रियलिटी चेक मिला कि इंटरव्यू को भी उतना ही सीरियसली लेना होता है। लैप्स हर आदमी करता है, एक ब्रेक सबकी लाइफ में आता है। आपको रिलैप्स नहीं करना होता। आपको ये नहीं सोचना होता कि 10 दिन नहीं हुई तो अब होगी ही नहीं, अब छोड़ देता हूँ। वो एक ब्रेक आने के बाद में वापस करना होता है। वो रीस्टार्ट बहुत हाँ। जरूरी है। वो रीस्टार्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। दैट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे उस स्टूडेंट से रिलेट ज़्यादा करते हैं जिसने रिसेंटली क्रैक किया होगा, वो पूरी जर्नी जी होगी। तो ना उनके कुछ क्वेश्चंस थे। रिसेंट क्लास में मैंने पूछा था कि यार तुम्हारा अगर क्वेरीज होता तो क्या होता। तो वो सारी क्वेरीज मैंने एक क्वेश्चंस फॉर्म में लेके आया हूँ। मैं नाम के साथ उनसे आपसे पूछूंगा बिहाफ ऑफ माई लर्नर्स। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवि कुमार। सो आज अपन लोगों के बीच में वन ऑफ आवर फाइनेस्ट लर्नर हर्षिता गोयल, जिन्होंने इस साल कन्वर्ट किया है आई एम बैंगलोर, आई एम शिलोंग और मैनी मोर। सो हर्षिता, हेलो सर। हाउ आर यू? सर आई एम फीलिंग प्रीटी ग्रेट। सो फाइनली वो दिन आ गया कि आपको पूरा एक जर्नी करने के बाद ये डिस्कशन करने का मौका मिल गया कि सर अब हो गया। मुझे याद है कि काफ़ी टाइम पहले एक अपना डिस्कशन हुआ था। आपका एक मैसेज आया था प्रोफाइल के साथ कि सर ये मेरी प्रोफाइल है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। और फिर एक स्मूथ जर्नी एंटायर ईयर चली थी। तो ना ये पूरा डिस्कशन मुझे स्पेशली उन लर्नर्स के लिए रखना है जिनके माइंड में प्रिपरेशन को लेके बहुत सारे मिथ होते हैं, स्पेशली गैप ईयर, मॉक को लेके, क्वांट, एलआरडी, वीआरसी को लेके। तो ना एज अ लर्नर बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके आपने क्या फियर फील किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, वो सारा डिस्कशन एक आइडिया जिससे बच्चों को ये लग पाए कि यार मैं भी क्रैक कर सकता हूँ। जैसे बाकी लोगों को मैं बता दूँ कि हर्षिता जयपुर से बिलोंग करते हैं। एंटायर जर्नी में इन्होंने मॉक से लेके सेक्शनल, टॉपिक वाइज टेस्ट, इंटरव्यू सब कुछ एक बैलेंस वे में प्रिपेयर किया था। तो ना वो सारी चीज़ें जो आपने शेयर की मेरे साथ, टीम के साथ, मेंटोर्स के साथ, वो थोड़ा सा लर्नर को ऐसे इस वे में बताओ कि यार उन्हें लगे कि वो रिलेट कर पाए कि वो भी कर सकते हैं क्रैक। सर सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि शुरू में तो सबको मोटिवेशन रहता है, उसके बाद में वो डाई आउट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैंने जिस चीज़ पे फोकस किया था वो था कंसिस्टेंसी। मतलब जिस दिन मेरा मन नहीं भी कर रहा या जिस दिन ऑफिस से टाइम नहीं मिल रहा, उस दिन भी 1-2 घंटे तो मुझे करना ही है। एक और चीज़ जो मैंने करी थी, मैं किसी को रिपोर्ट करती थी अपनी डेली की प्रोग्रेस। तो जैसे मेरी फैमिली में मेरी मम्मी को बताती थी कि आज मैंने इतना किया है, आज कुछ भी नहीं किया, 10 दिन से कुछ भी नहीं करा, ताकि उससे एक रियलिटी चेक मिलता रहता है कि कितना करना है। उसके अलावा शुरू के 3-4 महीने काफ़ी डिफ़िकल्ट थे क्योंकि एलआरडीआई में क्लास में क्वेश्चंस हो जाते थे, समझ में भी आता था कॉन्सेप्ट, पर जब सेट बनाने बैठती थी तो कुछ नहीं होता था। कई सेट तो 40 मिनट तक भी नहीं बनते थे, एक भी। तो शुरू में वो स्ट्रगल था, इंग्लिश भी समझ नहीं आती थी, पैसेजेस लंबे लगते थे और मैथ्स में भी कई फॉर्मूला नहीं याद रहते थे। पर उस वक्त 3-4 महीने के लिए लगातार कंसिस्टेंटली अगर कर लो तो फिर ईजी हो जाता है उसके बाद में। जैसे आपने सबसे स्टार्टिंग में बोला कि आप अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड शेयर करती थी, आई थिंक आपने मेरे साथ भी शेयर किया है हाँ जी वो सर। एकदम अलोंग योर जर्नी। सो ये आपका सेल्फ माइंड था कि यार मैं अपने मेंटोर को बताऊं जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं किसी को बता रही हूँ, सो दैट कि मैं अपने आप को प्रोग्रेसिव फील करवाऊँ, राइट? ऐसा ही था। अब जैसे आपने सबसे पहले 3 सब्जेक्ट थे, क्वांट था, एलआरडीए था, वीआरसी था। तो एलआरडीए पिक किया क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा फियर था, आई थिंक सो, है ना? तो आपने ओवरकम किया, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने पेपर, कैट का पेपर था, वीआरसी से स्टार्ट हुआ, तो आपका वीआरसी कैसा गया था? मतलब क्या था 25 के पेपर में? सर वीएआरसी में तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है कि बुरा क्या है। तो जब मैं दे रही थी तब मुझे लग रहा था कि ये आंसर सही है, मैं मार्क करती गई, पर सेक्शन ख़त्म हुआ तब तक मैं श्योर नहीं थी, और वहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही थी एज़ कम्पेयर टू जो घर पे टाइम लेता है।
जो Okay. मैं 8 मिनट में कर लेती हूँ आरसी, वहाँ पे वो 10 मिनट ले रहा था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डर होता है और कन्फ्यूजन था, काफ़ी हेजिटेशन थी, पर बस वही था कि अगर मैंने इतना प्रिपेयर किया है तो सही ही मार्क करूँगी। तो जैसे ये चीज़ आप बोल रहे हो कि वीआरसी का कोई आइडिया नहीं रहता, ये हाँ। बहुत लर्नर्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों ने बताया भी है मेरे को कि ऐसा होता है। तो इसको ओवरकम करके आप एलआरडीए में कैसे, मतलब क्या प्रोसीजर आपने मॉक से लेके टिल कैट तक, रियल कैट में? सर वो तो कैट में तो जैसे सेक्शनल होता है, तो जो सेक्शन निकल गया वो तो निकल गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा सेक्शन तो करना ही है, अब जैसा भी गया दूसरे वाले को उसके वजह से नहीं डुबा सकते। तो वीएआरसी जैसा भी गया, हो सकता है बहुत अच्छा गया हो सकता है बहुत ख़राब गया हो, पर उसकी वजह से एलआरडीए पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो उस वजह से वही माइंडसेट के साथ मॉक्स में भी करती थी और वही माइंडसेट से मेन एग्ज़ाम में भी किया था। और जैसे ही एलआरडीए के बाद एक और इशू बच्चों के साथ आता है कि 2 आवर का पेपर है, ठीक है, इन 2 आवर के बाद आपका लास्ट सेक्शन होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो वहाँ तक जाते जाते वो ड्रेन हो जाता है। तो आपने अपने आप को कैसे सेटअप किया कि यार मैं लास्ट तक जाते जाते वो एक माइंडसेट रखूँगी और जिससे मैं क्वांट में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाऊँ? एज यू नो गाइस, हर्षिता का फेवरेट था क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बहुत सही मार्क्स थे इनके। तो वो कैसे सेटअप किया, मतलब क्योंकि थर्ड था वो? सर वो तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। शुरू में 10 मॉक ऐसे होंगे जिसमें आपको लास्ट तक जाते जाते मन ही नहीं करेगा, स्पेशली अगर पुराने वाले सेक्शन बिगड़ गए। पर वो रोज़ 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 करोगे तो फिर ब्रेन को आदत हो जाएगी और वो परफॉर्म करने लग जाएगा। ओके। जैसे ना, ये तो सारा डिस्कशन आपने पेपर को लेके हो गया। वैसे मैं आपको इन द एंड मेरे लर्नर्स जो इस साल के हैं या फिर बहुत सारे फ्री क्लासेस के थ्रू ऐड ऑन हैं अनअकैडमी पे, उन सब के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछूंगा कि उन्होंने कैसे क्या फील कर रहे हैं। अगर वो लर्नर हो हैं तो वो कैसे आपसे पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो मैं लेके आया हूँ, वो तो लिस्ट अपन करेंगे लास्ट में डिस्कस। बट अभी मोर इम्पोर्टेंटली एक चीज़ बताओ मुझे, आपका कैट क्रैक हुआ, तो कैट के बाद जस्ट 1 मंथ के बाद जेट था, तो हाँ। जेट में आपको पूरा वही फोकस रखना होता है, सब कुछ रखना होता है। तो वो 1 मंथ की जर्नी आपने कैसे? सर शुरू में तो काफ़ी कन्फ्यूजन था कैट की वजह से, हम्म। पर एट द सेम टाइम मेरा कैट में एलआरडीए बिगड़ गया था, तो मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ से कॉल आएगा कहाँ से नहीं आएगा। हम्म। तो जैट लास्ट ऑप्शन था बचाने के लिए। तो वो सारी एनर्जी जो उधर मेरी जाती वो मैंने उधर लगा दी कि ठीक है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस डिसीजन मेकिंग एक्स्ट्रा रहता है, तो अब उस पर फोकस करती हूँ। ओके। नहीं, जेट में आपकी काफ़ी अच्छे परसेंटाइल थे, आई नो। तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम टारगेट किए थे आपने? सर सिर्फ कैट और जैट। या परफेक्ट। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये तो अपन ओवर द ईयर सुनते आते हैं कि एमबीए टॉप 20 स्कूल के लिए कैट इम्पोर्टेंट है, जेट इम्पोर्टेंट है, बट आफ्टर दैट जो जीडीपीआई राउंड होता है, आपने जो मार्केट में सुना किसी से भी, अपने सीनियर से या कोई रिपीटर से, उससे और रियलिटी में कितना डिफरेंट है? और आपने प्रिपेयर कैसे किया और क्या हेल्प मिली बाई एन अकेडमी मान लो या फिर आपके मेंटोर के थ्रू, जिससे आपको ये बहुत इजी रहा कि आपने IIM बैंगलोर का इंटरव्यू क्रैक किया? यू नो वेरी वेल कि इंडिया के टॉप 3 बी स्कूल में आता है बैंगलोर, और उसका इंटरव्यू क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस जर्नी है। तो आपके वो पूरा सेटअप बता सकते हो कि आफ्टर कैट जेट आपने ये कैसे प्रिपेयर किया? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एसपी का था और तब तक मैं बहुत लाइटली ले रही थी इंटरव्यू को, मुझे लगा था कि परसेंटाइल आ गई काफ़ी है। और एसपी का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब गया, मुझे राउंड 1 के बाद में बुलाया नहीं गया। तो तभी मुझे रियलिटी चेक मिला कि इंटरव्यू को भी उतना ही सीरियसली लेना होता है। और उसके बाद में मैंने 3-4 जगहों से रिसोर्सेज वगैरह निकाले और इंटरव्यू की प्रिपरेशन को भी उतना ही सीरियसली लिया जितना कैट को लिया, क्योंकि अगर कैट में अच्छा ले आए और इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ है तो फिर वो ज़्यादा बुरा लगता है। तो 3-4 जगह से मैंने सोर्सेज निकाले, मैंने जीके इम्प्रूव करी, मैंने स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करी, मेरे वर्क के एक्स रिलेटेड, मेरे अंडर ग्रेजुएशन रिलेटेड, इन सब को लेके मैंने पूरी प्रिपरेशन करी, नोट्स बनाए उन सब के थ्रू। तो आपको ये तो फिक्स है ना, एक बात सुनना गाइस सारे, ये फिक्स है कि कैट करेक्ट करो, दैट्स द की, एंट्री की है। इसके बाद जीडीपीआई के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलता होगा। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं अभी से सोचने लग जाऊं, अपना कैट का सोचूं ही नहीं। तो गाइस है ना, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कैट पे फोकस करो, कैट और जेट पे निकलेगा, यू हैव दैट सफिशिएंट टाइम, क्रैक कर सकते हो तुम आराम से। अभी से उस माइंड में मत डालो।
आई थिंक ये भी आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि कैट क्रैक करने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाता है। आपके 2 अच्छे एग्ज़ाम जा चुके हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ ही जाता होगा। अब है ना, ये तो आपने डिस्कस किया। एक चीज़ मैं आउट ऑफ बॉक्स आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइक नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, राजस्थान, जयपुर से, यहाँ उतना नहीं है बी स्कूल का। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से आते हैं वही सोचते हैं, इतना माइंड में नहीं रहता, या फिर स्टार्टिंग से उतना ज़्यादा आपको बताया भी नहीं जाता, या टॉप बी स्कूल्स भी होते हैं। तो ये सेटअप कब से स्टार्ट हुआ आपके माइंड में, क्योंकि आपने बीटेक किया है, तो ये पूरा सेटअप कब से स्टार्ट हुआ कि मुझे आईएम ही जाना है? लाइक सर ये तो मुझे काफ़ी पहले से ही डिसाइडेड था कि बीटेक करके जॉब करके फिर 1-2 साल बाद मेरे को एमबीए करना है। या पापा भी बचपन से बोलते थे तो यहाँ ठीक है, परफेक्ट। तो मतलब कुछ चीज़ें अगर आपने माइंड में टारगेट कर रखी है गाइस, तो वो कहीं ना कहीं इन द एंड मिल ही जाती है। और इसके साथ साथ जैसे आपकी प्रोफाइल है, आप 10th 12th में भी ब्रिलियंट रहे हो, फिर है ना, मैंने जैसे आपकी प्रोफाइल देखी तो आपने आफ्टर 12 अब 1 साल का गैप लिया था, हाँ जी दैट सर। कंसिडर ए गैप ईयर, जिसका बहुत डिस्कशन होता है ओवर द यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल। तो यार मुझे ये बताओ, गैप ईयर का उतना हुआ रियल में है या फिर वहाँ कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं उसका? सर मैंने तो जो 10-15 इंटरव्यूज़ दिए उनमें किसी में भी डिस्कशन नहीं हुआ गैप ईयर को लेकर। सो मतलब ये जो बच्चे माइंड में डाल के रखते हैं, सर मैं अगर रिपीट करूँगा तो दिक्कत होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है। हाँ है ना, प्योर मिथ है ये। हम्म। फिर और जैसे हर्षिता, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आई होंगी, एग्ज़ाम भी दिए होंगे, बहुत सारे मोटिवेशन डीमोटिवेशंस भी रहे होंगे। ऐसी क्या एक चीज़ है जिसने पूरे 365 डे आपको अलाइन रखा टूवर्ड्स योर जर्नी? सर मोटिवेशन तो 4 दिन बाद चला जाता है, वो बस कंसिस्टेंसी आपका, सिर्फ इतना इच्छा होना चाहिए कि आज मुझे 25 क्वेश्चंस करना है तो करना है। दूर का देखना ही नहीं है, बस आज का टारगेट है, आज का टारगेट अचीव करना है, तो इवेंचुअली चीज़ें सही होने लग जाती हैं। और जितना ज़्यादा आप दूर का सोचोगे, आप डे 1 से सोचोगे कि मैं एबीसी में जाऊंगा, तो फिर आप उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा रहोगे और आप अभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ओके। इसके बीच में मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आपने क्या कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया इन टर्म्स ऑफ क्वांट एंड एलआरडी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को? बेस्ट यूटिलाइज मतलब क्या होता है? बच्चे एंट्री लेते हैं, समटाइम दे गेट कंफ्यूज बिटवीन बैच एंड क्लासेज एंड ऑल, तो आपने एज अ प्रैक्टिस कैसे अनअकैडमी को यूटिलाइज किया जिससे और सबको हेल्प हो जाए? सर जैसे अनअकैडमी पे कई सारे टीचर्स को फॉलो करने का ऑप्शन होता है, तो मैंने शुरू के 1 हफ्ते में कल कई क्लासेस ट्राई करी। फिर जैसे एलआरडीआई और क्वांट्स में सर मैंने आपको फॉलो किया और वीआरसी में दूसरे इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो किया, और उसके बाद में एक बार अपने डिसाइड कर लिया तो बस वो जो भी बोल रहे हैं वो सब करना है। फिर खुद का दिमाग इतना नहीं लगाना है, जितना टीचर्स ने बोला है उतना तो करना ही है, उसके अलावा टाइम है तो करो, नहीं तो जितना जगह जगह जाओगे वो कन्फ्यूजन होता है। और अनअकैडमी पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी थे, पुराने वाले भी, तो वो भी मैं रेगुलरली सॉल्व करती रहती थी। तो जैसे क्लासेस की बात आती है, हाँ। मान लो जैसे आप वर्किंग हो, मोस्टली आई थिंक आपने रिकॉर्डेड फॉलो किया होगा हाँ जी सर। या कहीं लाइव भी फॉलो किया होगा, तो बच्चे बैकलॉग को लेके बड़ा सेटअप बनाते हैं अपने दिमाग में। व्हाट यू थिंक कि बैकलॉग क्या है और किस उसको कैसे हैंडल करें? सर कभी कभी 10-10 दिन तक मुझसे भी पढ़ाई नहीं होती थी, पर एक चीज़ होती है कि लैप्स हर आदमी करता है, एक ब्रेक सबकी लाइफ में आता है, आपको रिलैप्स नहीं करना होता, आपको ये नहीं सोचना होता कि 10 दिन नहीं हुई तो अब होगी ही नहीं, अब छोड़ देता हूँ। वो एक ब्रेक आने के बाद में वापस करना होता है। वो रीस्टार्ट बहुत हाँ। ज़रूरी है, वो रीस्टार्ट आपके माइंड में रहना चाहिए, दैट वेरी इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, ये तो बहुत सही आपने बताया। अब है ना, जैसे इस साल भी काफ़ी बच्चे क्लास में आते हैं, चीज़ें पूछते हैं, आपको पता है क्यूरियोसिटी भी रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वांट हो, एलआरडी हो, वीआरसी हो, आई थिंक वाइड सिलेबस है, कोई कह नहीं सकता कि मैंने कंप्लीट किया है, तो क्या ये कंप्लीशन ऑफ सिलेबस के पीछे दौड़ना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि कैट में तो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कितना भी देख लो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपसे हिलेंगे भी नहीं। और कैट में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी नहीं है, आप 50% क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपको अच्छी आईएम मिल जाएगी। ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। देखो यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आप कहाँ और कैसे पिक कर रहे हो, ये आपका डिसीजन मेकिंग पावर
डिस्कस करता है, प्लस आप कौन सा क्वेश्चन पिक करते हो, स्किप करते हो। ये सारी स्किल आई थिंक क्लास से तो नहीं, मॉक से ही आई होगी कि कौन सा क्वेश्चन पिक करना है और कौन सा स्किप करना है। हाँ जी सर। ओके। एक है ना, जैसे इस साल के काफ़ी लर्नर्स थे, उनका था इंटरेक्ट करने का, जैसे कि ये सब कुछ कि हर्षिता ने कैसे क्रैक किया, सबके माइंड में रहता है। मैं क्लास में डिस्कस भी करता रहता हूँ, क्योंकि आपकी मेरे को एक स्ट्रेटजी बहुत सही लगी कि यार जो भी हो रहा है ना वो सब कुछ आपने मेरे साथ डिस्कस किया। इवन गाइज हर्षिता ने ना जितने भी इंटरव्यू हुए, उनकी जो स्क्रिप्ट जो होती है उनके माइंड में याद रहा कि क्या क्या किसने पूछा, वो भी शेयर किया। अगर तुम्हें लगे कि यार सर वो वाली स्क्रिप्ट हमें मिल जाती तो हमारा थोड़ा सा आइडिया हो जाता हमें, तो मैं तुम्हें शेयर कर सकता हूँ। यू कैन कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं बिहाफ ऑफ माय स्टूडेंट पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मैं तो उनको गाइड करता हूँ, ईयर ऑफ ईयर करते आया हूँ मैंने। आई थिंक आपको भी गाइड किया, आपसे पहले भी और अपकमिंग ईयर में भी। बट है ना, बच्चे उस स्टूडेंट से रिलेट ज़्यादा करते हैं जिसने रिसेंटली क्रैक किया होगा, वो पूरी जर्नी जी होगी। तो ना उनके कुछ क्वेश्चंस थे, रिसेंट क्लास में मैंने पूछा था कि यार तुम्हारा अगर क्वेरीज होता तो क्या होता। तो वो सारी क्वेरीज मैंने एक क्वेश्चंस फॉर्म में लेके आया हूँ मैं, नाम के साथ उनसे आपसे पूछूंगा बिहाफ ऑफ माय लर्नर्स। तो सबसे पहले अनुष्का आपसे पूछती है, व्हाट इज़ द वन की हैबिट आई शुड फॉलो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टू परफॉर्म स्मूथली इन इंटरव्यू। सर इंटरव्यूज़ के लिए तो आई वुड से रोज़ अखबार पढ़ो, क्योंकि वो आपको VARC में भी हेल्प करेगा, जैसे एडिटोरियल सेक्शन होता है। और आप करंट अफेयर्स को लेके कॉट अप रहेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू में कुछ पूछा जाएगा। जैसे शिलोंग का मेरा इंटरव्यू था, वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हैवी था, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये वर्किंग है तो इनको अलग से कोई सर्टिफिकेशन इनकी कोई नीड आई थिंक नहीं होगी। नहीं सर, सर्टिफिकेशन ये तो अपना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। आफ्टर दैट आयुष का पूछना है कि यार इनिशियली अगर LRDA में या VRC में स्ट्रगल किया होगा, तब वहाँ से आप जब कहीं स्टक हो जाते हो तो वहाँ से कैसे निकले। सर वो इनिशियल स्टेज तो है, यू हैव नथिंग टू लूज़ एंड एवरीथिंग टू गेन। तो नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आ रहा, सबको ही नहीं आ रहा, कुछ बच्चे होंगे जिनको आ रहा होगा। तो अभी छोड़ दोगे तो फिर कभी आएगा भी नहीं, कंटिन्यू करते रहोगे तो हो सकता है कि आ जाए फ्यूचर में। तो गिव अप करने का सेंस नहीं है। शुरू में मुझे भी 45 मिनट्स लगते थे, बाद में 15 मिनट्स में भी होते थे सेट। आपका वो सेटअप बहुत बढ़िया लगा मेरे को, कि आपने मेरे को एक एक्सेल सीट शेयर की थी, हाँ जी जिसमें आपने लिख रखा था 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट। तो उस मैसेज के नीचे मैं आज रीड भी कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सर 90% सेट मेरे अंडर 15 मिनट बन रहे हैं। हाँ जी तो वो आपकी सेल्फ बिल्ड प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी थी। आई थिंक ये आयुष को फॉलो करनी चाहिए, राइट। हाँ जी सर। इसके अलावा जैसे गार्गी का क्वेश्चन है कि मान लो इंटरव्यू में आपको कैसे, किस वे में जाना चाहिए। सामने आपके इंटरव्यूअर होते हैं, फर्स्ट टाइम आप उनको फेस कर रहे होते हो, तो क्या वे होना चाहिए कम्युनिकेशन का। सर पोलाइट कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा हिलाने की कोशिश करेंगे, पर आपको अग्रेसिव भी नहीं होना है और आपको ऐसे भी नहीं होना है कि मुझे कुछ नहीं आता। दोनों ही चीज़ें बैलेंस करनी है। आपको बोलना है कि मुझे ये लगता है, आप देख ली, मतलब ऐसा मेरा। और जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ गया जो आपको आता ही नहीं है, तो उसको डिनाई करने में भी कोई दिक्कत या नहीं सर, एक दो चार क्वेश्चन उनको भी मालूम है कि नहीं आएंगे बच्चे को, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चंस प्रियांशु ने पूछा है कि आप मान लो कैट की जर्नी में हो, तो कोई मॉक आपका बिगड़ गया या फिर आपका किसी दिन क्लास में अच्छे क्वेश्चंस नहीं हुए, क्वांट, LRD, VRC किसी भी क्लास में, तो तब आप डिमोटिवेट होते हो डेफिनेटली। अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो मोटिवेट होते हो। तो इन दोनों सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो, स्पेशली डिमोटिवेशन वाली। सर मैं तो यूजुअली या तो आपसे बात करती थी या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी मम्मी हैं उनसे बात करती थी, उनसे डिस्कस करती थी। यूजुअली मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं प्रिपरेशन कर रही थी कैट की, तो हम दोनों साथ में देते थे, हम दोनों डिस्कस करते थे। और ऐसा होता था कि अगर उसका भी ख़राब आया तो मतलब पेपर ही टफ था, तो उसके वजह से फिर हम दोनों एक दूसरे को समझाते थे कि ऐसे। गेटिंग योर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पलक साइड। पलक कहती है कि जैसे ही कोई बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, स्पेशली नॉन मैथ वाला बच्चा, तो ना उनको लैंग्वेज क्रैक करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर लैंग्वेज के बाद उन्हें कॉन्सेप्ट पता है, बट वो एक्चुअल में इम्प्लीमेशन ऑफ कॉन्सेप्ट वो बिल्ड नहीं कर पाते। क्लास के क्वेश्चन हो जाते हैं, बट थोड़ा सा भी 19-20 इधर उधर हुआ तो उनके वो दिक्कत होती है। तो वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल की होंगी आपने।
सर जैसे मैथ्स में एक तो चीज़ ये है कि प्रैक्टिस ही काम आती है और कुछ काम नहीं आएगा, आप कितने भी वीडियोस वगैरह देख लो, सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। प्लस आई थिंक कैट में क्यूए में ऐसा रहता है कि हर चैप्टर से 5 और 6 टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, और कुछ आ गया तो वो छोड़ना है पेपर में। तो वो 5 और 6 टाइप के क्वेश्चंस की मुझे लगता है कि एक लिस्ट बना लीजिए कि इस टाइप का आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप का आएगा तो ऐसे सॉल्व तो करना बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे अर्थमेटिक में मिल मुला के 15 to 20 कॉन्सेप्ट हैं, है। ऐसे ही एलजेब्रा में है, तो ये जो रिपीट मोड पे ज़्यादा होते हैं उनको लिख लो एक बार, वैसे ही हैंडल कर लो, वो आपकी फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। हाँ जी सर। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है फॉर एलआरडी सेक्शन, क्या तरीका था कि आप सेट पिक करते थे? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी ऐसा लगता है कि इसका कोई रियली आंसर देना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आपका कोई तरीका हो। सर शुरू के 50-60 सेट में कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे पिक करना है। 100-200 सेट जब हाथ से निकल जाएंगे तब समझ में आ जाएगा सेट को पढ़ते ही कि इसमें 15 केस बनेंगे या इसमें 2 ही केस बनेंगे। तो एक बार वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पिक करना है कौन सा नहीं। कभी कभी फिर भी आप गलत सेट पिक कर लोगे, आपको 5 मिनट बाद रियलाइज़ होगा कि इसमें बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो उसी वक्त छोड़ना है उस सेट को। उसमें 5 मिनट वेस्ट करना है पर और नहीं करने। ओके, परफेक्ट। एक चीज़ जैसे ये सब कुछ तो है ही, वो तो इन्होंने एक सर्टिफिकेशन वाला पूछा, वो तो आपको आपने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया। अब जैसे 3 फेज होते हैं, एक होता है प्रिपरेशन फेज, एक होता है मॉक फेज और होता है एक एग्जाम फेज। अब इसके लास्ट में आता है इंटरव्यू वाला, तो आपने ये सारे फेज में कुछ चेंजेस किए या एक फिक्स माइंडसेट के साथ कैरी ऑन किया? नहीं सर, वो तो मेरी स्ट्रैटेजी तो हर थोड़े दिन में मेरी चेंज होती थी, क्योंकि जैसे जैसे नई नई चीज़ें मुझे पता चलती थी तो उससे रियलाइज़ होता कि मेरी स्ट्रैटेजी से मैं वो मार्क्स नहीं अचीव कर पाऊँगी जो मेरा टारगेट है। तो जैसे जैसे आप प्रिपेयर करोगे, जैसे जैसे आप मॉक्स दोगे, आपको रियलाइज़ होगा। जैसे सर आपने मुझे एक टिप दी थी कि हर सेक्शन में 35 मिनट्स ही देना है, 5 मिनट लास्ट के चेक करने के लिए छोड़ने हैं। तो वो वाली चीज़ भी मैंने इम्प्लीमेंट करी वो थी। तो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि आप वहाँ प्रेशर में अगर 2-3 मिनट खराब भी कर देते हो ना, स्टिल यू हैव दैट टाइम, तो ऑलरेडी 5 मिनट का मार्जिन लेके चलो, वो तो ठीक है। जैसे ये सारे सेक्शन की बात है, आई थिंक प्री डिटरमाइन होना किसी पेपर के लिए या फिर किसी वीडियो के थ्रू कि यार ऐसा ही पेपर आएगा, दैट्स नॉट कूल ना। नहीं सर, वो फिर आप डिसअपॉइंटमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, और ऐसा कोई एडवाइस जनरली आपको लगे कि बच्चों को सोचना चाहिए, करना चाहिए, या डू और डोंट वाले कुछ 2 टिप्स, जो 2 टिप करने के लिए 2 ऐसे कि ना हो? एक चीज़ तो जो मैं बोलूँगी वो ये है कि कंसिस्टेंट रहना है और ऑनेस्ट रहना है प्रिपरेशन में। कोई भी एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको आप अकाउंटेबिलिटी दे रहे हो अपने प्रिपरेशन की। वो कोई भी हो सकता है, दोस्त, टीचर, पेरेंट्स। और जो नहीं करना है वो ये है कि आप 15 जगहों के रिसोर्सेज को ले रहे हो, 15 चीज़ें सॉल्व कर रहे हो एक साथ। एक बुक को पढ़ के उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ना कि 15 बुक में से 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो ये आपने सेकंड टाइम मेरे से डिस्कस किया अभी कि इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन ही है, आपको बिलीव सिस्टम बनाना पड़ेगा किसी एक जगह, उसी को ही कैरी ऑन करना पड़ेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। सो हर्षिता, ये पूरे जर्नी के थ्रू हम लोगों को जानने को मिला कि यार एक्चुअली में ये माइंड सेट है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, कि आपने पूरे साल कैसे प्रिपेयर किया। टाइम के चलते कई बार चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ सेल्फ माइंड सेट के साथ भी, कुछ अपने मेंटोर के थ्रू, जिनसे आपका धीरे धीरे ग्रोथ होता है। एक चीज़ जैसे मेरे को पूछना हो आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब इनिशियली स्टार्ट करते हो जर्नी तो बहुत सारी चीज़ें इजी लगती हैं, मज़ा आता है, वो 8th 9th 10th का मैथ्स दोबारा आ रहा होता है, बट सम टाइम के बाद यू रियलाइज़ कि यार ये तो नहीं हो रहा, मतलब इससे तो हाई लेवल पूछा जाएगा। तब जाके आपको मतलब वो उस टाइम उस फेज में आप कैसे डील करते हो? सर वो ही पॉइंट होता है जहाँ पे अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप आगे नहीं पहुँच पाओगे, और अगर आपने गिव अप नहीं किया तो फिर आप अच्छी कॉलेज वाले स्टूडेंट बन जाते हो। तो उस वक्त ये है कि ठीक है, नहीं हो रहा है, 1-2 दिन ब्रेक लो, थोड़ा बाहर बाहर घूमो, पर फिर भी कंटिन्यू तो करना है। कंटिन्यू नहीं करोगे तो डिटोरेट होगे तुम। ओके, एंड PYQ का कोई रोल? सर PYQ का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, स्पेशली मुझे लगता है कि इन LRD PYQ आपको आइडिया देता है यार कैसे किस सीक्वेंस में आएगा। हाँ। एक और जैसे कि आपने अपने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस क्वांट के डिस्कस किए हैं, LRD के डिस्कस किए हैं, तो यार
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताओ मुझे। सम टाइम मैं कहता हूँ कि ना रिपीट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने कोई सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आफ्टर 2 मंथ वैसा आपको दोबारा ना मिले तो उसी सेट को टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये आपने किया, आपको कभी हेल्प हुआ? हाँ जी सर, जैसे कि सर मैंने वो एक्सेल शीट का आपको स्क्रीनशॉट हाँ। भेजा था। उस एक्सेल शीट में जैसे कोई क्वेश्चन मुझसे बिना हिंट के नहीं हो पाता था या 15-20 मिनट से ज़्यादा लगते थे, तो उसको मैं हाईलाइट कर लेती थी और 2-4 महीने बाद उसको वापस सॉल्व करती थी। और मैं चेक करती थी कि मुझे वो कॉन्सेप्ट जो मैंने हिंट में देखा वो याद है कि नहीं। ऐसे ही मैं क्वांट के लिए भी करती थी कि कोई एक टाइप का टॉपिक है क्वांट में, कोई एक टाइप का क्वेश्चन है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको हाईलाइट करके रखती थी अपनी एक्सेल शीट में और उसको फिर वापस सॉल्व करती थी। ग्रेट। आज के इंटरव्यू में सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या तरीका रहता है रिवाइज करने का? सर क्वांट में तो मैं एक छोटी छोटी शीट्स रखती थी घर पे, जिसमें एक शीट पे एक कोई भी टॉपिक के सारे फॉर्मूला लिखूंगी और हर एक महीने में बस वो ऐसी शीट एक बार ऊपर से देख लेती थी ताकि फॉर्मूला दिमाग में रहे। और जैसे मॉक वगैरह देती थी, सेक्शनल्स देती थी, तो उससे वो इम्प्लीमेंट भी होते रहते थे, प्रैक्टिस भी होते रहते थे, तो कॉन्सेप्ट भूलती नहीं थी। और LRDI और VARC में तो ऐसे कोई रिविजन नहीं है, बस प्रैक्टिस है। एक और क्वेश्चन रह गया था अपना, अजय ने पूछा है वो कि जैसे आप वर्किंग थे, तो वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ और ये जो पूरा आपका जर्नी था प्रिपरेशन लाइफ, ये कैसे बैलेंस किया आपने? सर कुछ ना कुछ तो छूटेगा, मतलब जैसे मैं तो जॉब और कैट के अलावा और कुछ नहीं कर पाती थी। दोस्तों से महीने में एक बार मुश्किल से मिलती थी, तो कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो मैं तो ऐसे होता है, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो लंच होता था, तो लंच में 15 मिनट में खाना वाना खा के फिर 1 घंटे का लंच होता, तो बाकी 45 मिनट्स में क्वेश्चन वगैरह करती थी। हाँ, तो आप यूटिलाइज कर रहे हो हर एक टाइम को जो आपको मिल रहा है। हाँ जी सर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो है ना, बेसिकली इस पूरे एंटायर डिस्कशन में ये चीज़ समझ में आई होगी तुम्हें, तुम्हारे बहुत सारे मिथ्स थे माइंड में, वो भी क्लियर हो गए। गैप ईयर का डिस्कशन कर लिया, मॉक का डिस्कशन कर लिया। स्टिल कुछ क्वेरीज ऐसी होंगी जो तुम्हारे माइंड में होंगी, यू कैन आस्क, कमेंट कर देना। इसका आंसर मैं या हर्षिता को मैं बोल दूंगा कि वो आपको आंसर कर दें उन सारी चीज़ों का। मेक श्योर गाइस, अपनी जर्नी को अपने तरीके से स्टार्ट करो। ये जो सारे इनपुट्स दिए हैं, इनको अगर तुम अलाइन करके चलोगे तो तुम्हारा रिजल्ट बनना ही बनना है। अब जैसे इस पूरे पॉडकास्ट में आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, जो आपने 1 साल ये जर्नी जी है। एक बढ़िया एडवाइस अभी, क्योंकि अराउंड मई से लेके इनके पास नवंबर का टाइम है, अराउंड 7 मंथ है। एक क्विकली 2-3 मिनट में एक ऐसी स्ट्रेटजी जो अगर कोई भी बच्चा फॉलो करे, रिपीटर है, नया है, पुराना है, सबके लिए आइडियोलॉजी रहेगी, वो आइडियली वो करेगा तो क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। यू कैन शेयर। मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो सबके टाइमिंग्स अलग अलग होंगे दिन के। तो जो भी आपकी टाइमिंग्स है उसके अकॉर्डिंग एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करो डेली का, और ट्राई करो कि डेली एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को दो, अगर तीनों भी नहीं हो पाता है तो। और मैं तो जैसे एक्सेल शीट में मेंटेन करती थी कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, और मैं उसमें येस और नो लिखती थी अगर मेरा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे VARC में मैं हर RC का टाइमिंग लिखती थी कि आज मैंने 8 मिनट में RC किया, आज मैंने 9 मिनट में RC किया। तो एक तो रोज़ डेली टारगेट सेट करने हैं और रियलिस्टिक टारगेट सेट करने हैं, उनको अचीव करने का पूरा ट्राई करना है। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंटली करना है सब कुछ, और 100 चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, एक चीज़ पकड़ के उसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद में दूसरी चीज़ के बारे में सोचना है। यही तो मतलब आपने फुल बैलेंस रखा है सब चीज़ों को। ये किसी भी एंगल से आसान नहीं होता। जिसने ये जर्नी की होती है उसको पता होता है कि यार चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं होती, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट मेक श्योर रखना पड़ता है कि यार मैं अलाइन रहूँगा, मुझे ये काम करना है। आई थिंक ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट थी आपकी जर्नी में कि आपका टारगेट फिक्स था, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। आज के जो ये दौर चल रहा है, यूट्यूब का दौर चल रहा है, आपको पता है बहुत सारी वीडियोज आती हैं, फ्री क्लासेज बहुत हैं, पेड क्लासेज बहुत हैं, बहुत सारा ऑफलाइन ऑनलाइन कंटेंट है। इसमें आपकी क्या एडवाइस रहेगी कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर वो तो जैसे सोशल मीडिया की जनरेशन में आप यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, सब जगह आपको 100 चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं तो ये सब चीज़ें बंद करके रखती थी। इंस्टाग्राम भी मैंने हटा रखा था, यूट्यूब पे भी मैंने रिकमेंडेशंस ऑफ कर रखी थी। और जैसे मैं यूट्यूब पे जनरली नहीं देखती थी वीडियोस, अनलेस जैसे कोई टॉपिक मेरा कमज़ोर है और उसके लिए मुझे देखना ही पड़ेगा, तो मैं उसको सर्च करके देखती थी। ऐसे नहीं कि मेरी फीड में जो 4 वीडियो आ रहे हैं मैं सबको ही देख रही हूँ। ओके। तो
वो एक आपको सेल्फ कंट्रोल लाना ही पड़ेगा कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा करूँगा तो कंफ्यूज होऊंगा। अच्छा, तो आपने वो वन शॉट वीडियो आए थे कि एक टॉपिक पे वन शॉट यूट्यूब पे, जैसे क्वांट के LRDA के मैंने लिए थे ना हाँ जी अकेडमिक, सर। उसकी बात कर रहे हो। हम्म, एक और चीज़, जैसे हर्षिता, होता क्या है कि अपन जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें तो अपने को 9th और 10th की याद रहती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। जैसे सर्कुलर ट्रैक हुआ, बहुत ही नया है आपके लिए, वो नहीं होता। जो टॉपिक एकदम न्यू होते हैं उनको कितने टाइम रिवाइज करना चाहिए, हाउ मैनी टाइम? सर वो डिपेंड करता है कि उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है पेपर में। जैसे अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है उसका पेपर में, वो भी कंफर्म नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा है कि जैसे अरिथमेटिक अलजेब्रा है वो तुम्हारा वीक है, तो उसमें एनर्जी लगाओ, उसको 5-7 बार ट्राई करो, टीचर्स से बात करो, मेंटर्स से बात करो, पर उसको स्ट्रॉन्ग करो, 100-200 क्वेश्चन निकालो हाथ से। पर अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो जाने देना चाहिए। एक जैसे मान लो अपन ने पूरी क्लासेस की, आपने अनअकैडमी के प्लस क्लासेज में भी देखा हुआ क्वांट की, LRD और VRC क्लासेज भी। तो क्वांट LRD के अंदर आपको क्या लगता है कि जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं क्लास में, वो कहीं ना कहीं यूनिक तो रहे होंगे, तभी वो क्लास में डिस्कस हुए थे। उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, बाउंड प्रैक्टिस की, भैया मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस करूं क्या? तो सर जैसे आपकी क्लास में जो क्वेश्चंस होते थे उससे ये होता था कि उस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है या जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब रिवाइज हो जाते थे। तो जैसे आपने 20 क्वेश्चन करवाए और मैं 2 महीने बाद रिवीजन कर रही हूँ, मैंने वो 20 क्वेश्चन कर लिए, तो मेरा पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो आपके लिए परफेक्ट रहा, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला करवा रहा है तो रिसर्च करवा के ही करवा रहा हाँ। है, तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता था। हाँ जी। राइट। सो बेसिकली आज के इस पूरे डिस्कशन में आई थिंक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, तुम्हारे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं तुम्हें इस एंटायर जर्नी में हेल्प करेंगे। अभी मई से लेके टिल नवंबर तक, नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी में जेट आने वाला है। सारे लोग अगर फोकस रखोगे और एक तरीके से, चाहे वो क्वांट हो, LRD हो, VRC हो, अपनी वीकनेस पे काम करोगे, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग करोगे कि आपके पास वो एटीट्यूड हो कि यार कोई क्वेश्चंस अगर आता है तो मैं वो क्वेश्चंस पिक करता हूँ या स्किप करता हूँ। इन सब पे काम करने वाले एवरी लर्नर का इस साल डेफिनेटली कन्वर्ट होने वाला है। प्लस ओवर थिंक नहीं करना, ना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहना, जहाँ पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, एक जगह फोकस होके पढ़ना है, क्योंकि इन द एंड तुम्हें सीखना है वो चीज़। तुम्हारे अंदर वो पावर होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग का, तुम्हारे अंदर वो किसी सब्जेक्ट के किसी क्वेश्चन को क्रैक करने का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आई थिंक यही यही बात हुई अपना पूरा डिस्कशन। यस सर, यस। सो मिलते हैं गाइस अपकमिंग क्लासेज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।